बंद कर दे। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है? कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। ऑर्थोडॉक्स क्या है? ट्रेडिशनल होता है और कन्वेंशनल वही है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। देखो भाई, ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन क्या होती है? बस आवाज। ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन जो पुराने टाइम में होती थी, ऋषि मुनि पढ़ाते थे, मतलब जैसे, तो वो जो सिस्टम होता था वो ऑर्थोडॉक्स का पार्ट है, जहाँ पे सिर्फ श्लोक बोले जाते थे, वोकैबुलरी बोली जाती थी, सिर्फ बोल करके चीजें सिखाई जाती थी। लिखने का कोई ट्रेंड वहाँ पे नहीं था, सिर्फ जो है वो स्पीकर बोल रहे हैं, ठीक है, और उसके सामने जो है उसके स्टूडेंट्स जो है वो बैठे हुए हैं। तो वो जो सिस्टम है वो आपका ऑर्थोडॉक्स के अंदर था, ठीक है। कैसे था कि भाई यहाँ पे ऋषि मुनि का टाइम है ये, कि भाई जो गुरु होते थे वो क्या करते थे, अपने शिष्यों को अपने पास बिठा लिया करते थे और ओरली जो है वो चीजें सिखा रहे होते थे। तो वो सिस्टम क्या है? ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन, ठीक है। नॉलेज वाज पास्ड ओरली, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? ओरली जो है वो मैसेज डिलीवर हो रहा है। आपके जो नॉलेज है, गुरुओं के पास जो नॉलेज है वो कैसे ओरली जो है वो क्या हो रही है? डिस्ट्रीब्यूट हो रही है शिष्यों के बीच में। तो ये क्या है? ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन है, ये आपकी ऑर्थोडॉक्स होती है। जैसे कि श्रुतिज, इसमें क्या क्या आता है? श्रुतिज आती है, मनानाज आते हैं और नित्या आसना, ये सारी चीजें, ये सब किसका पार्ट है? ऑर्थोडॉक्स का। मनन और निध्यासन। हाँ, ये नाम ध्यान में रखना, ऑर्थोडॉक्स के अंदर है। श्रुतियाँ क्या है? एक तरह के श्लोक होते थे जो बोल करके बताए जाते थे। श्रुतियाँ क्या होती हैं? श्लोक्स, ठीक है। श्लोक्स होते हैं जो बताए जाते थे। क्या हुआ? इसके अंदर श्रुति, श्रवण, हाँ, श्रवण टू हियर। चीजों को सुनते थे। मतलब श्रवण और श्रुति। श्रुति का मतलब क्या होगा? एक श्लोक बोल रहा है ना, और उसको कौन सुनेगा? बच्चे सुनेंगे। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसमें श्लोकों के थ्रू श्लोक बोले जाते थे और अगला व्यक्ति उसको सुन रहा होता था और सुन करके चीजें सीखता था। ऐसे रिलेट करो चीजें। क्या मतलब मेन जो है इसमें ओरली चीजें हो रही हैं और एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरे उसको सुन रहे हैं। तो यहाँ पे श्रुतियाँ याद करवाई जाती थी बोल बोल करके, वो उसको सुनते थे और उनको याद हो जाती थी। ऐसे था। मनाना, मनन, मनन क्या होता है? थिंकिंग, सोचना, कि जो पढ़ाया गया है उसके बारे में दोबारा से रिकॉल करना, चिंतन करना। हाँ, सोचना, तो वो मनन है। कि भाई जो बोला गया है उसको सोचना, वो क्या है? मनन करना। अभी हम सोच रहे हैं कि जो बोला गया था वो हमें आ गया है या नहीं आ गया। और तीसरा निध्यासना, इम्प्लीमेंट करना, नॉलेज को गेन अप कर लेना, कि मुझे ये चीज आ गई है, मैं सीख गया हूँ। ऐसे सीखना, नॉलेज आ गई है, वो क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। गुरुओं का काम होता है बोल करके सिखाना, और जब उनके स्टूडेंट्स उस चीज को सीख गए तो इसका मतलब वो चीज इम्प्लीमेंट हो गई। निध्यासना, ये ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, ये चार्ट पढ़ा हुआ है? यस सर। अच्छा, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल को अगर एक वर्ड में डिफाइन करें कि भाई होता क्या है? कन्वेंशनल क्या होता है और नॉन कन्वेंशनल क्या होता है? ट्रेडिशनल मेथड्स, बस ऐसे याद रखो कि जो कन्वेंशनल है वो ट्रेडिशनल मेथड पर है,
ट्रेडिशनल तरीके से टीचिंग है, इसमें ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करते हैं, जबकि नॉन कन्वेंशनल में मॉडर्न चीजें आती हैं या आईसीटी की चीजें आती हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, वो आपका नॉन कन्वेंशनल है, मॉडर्न तरीके से जब हम सीख रहे हैं। कन्वेंशनल में ट्रेडिशनल, हाँ ऑनलाइन चीजें हो रही हैं, डिस्टेंस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आ गया है, ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ, तो वो नॉन कन्वेंशनल मेथड है। टीचर सेंट्रिक कन्वेंशन। क्या वो चीजें तो इसमें आ ही चुकी है पहले। ओके, नॉन कन्वेंशनल में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। डिस्टेंस एजुकेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, या ऑनलाइन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, ओपन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ये सारे काम इसमें आएंगे। नहीं है। स्टार्ट करो लिखना। नहीं है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। Distance education is basically part of non-conventional education। कि ये आपका नॉन कन्वेंशनल का ही क्या है, एक हिस्सा है, पार्ट है। किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सिस्टम मेंटेन होता है, ओडीएल सिस्टम मेंटेन होता है डिस्टेंस एजुकेशन में। फुल फॉर्म पूछी जाएगी, ओडीएल का मतलब क्या हुआ। ओडीएल सिस्टम होता है लर्निंग का, ओडीएल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग बेसिकली पार्ट ऑफ नॉन कन्वेंशनल, और इसमें कौन सा सिस्टम है, ओडीएल सिस्टम है, यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, क्या ऑनलाइन लर्निंग में या डिस्टेंस लर्निंग में टीचर और स्टूडेंट्स का एक ही जगह पर होना मैंडेटरी है? नहीं है। ठीक है, तो यही है कि वहां पे यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचर्स एंड लर्नर need not necessarily be present at either same place, same time, and is flexible regard to modality and timing of teaching and learning। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई टीचर और लर्नर का एक जगह पर होना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, टीचर ने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद जो हमारे लर्नर्स है उसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब उन्हें टाइम लगेगा उसको क्या कर लेंगे, सीख लेंगे। ठीक है, ये चीज है। लेकिन यहाँ पे है कि क्वालिटी को बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी को इग्नोर करेंगे। एडमिशन का प्रॉपर क्राइटेरिया यहाँ पर होता है, ऐसा नहीं है कि ओपन लर्निंग है या डिस्टेंस एजुकेशन है तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। कई जगह पर एंट्रेंस टेस्ट भी है। ठीक है, जो अच्छे कोर्स है वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट की भी फैसिलिटी है, सो दैट कि हमारे पास जो लर्नर है एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, नॉट एनी कॉम्प्रोमाइजेशन विद द क्वालिटी, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगा।
क्या डिस्टेंस लर्निंग की ये डेफिनेशन भी है यहाँ पे, ये वाला जो पैराग्राफ ये इसका डेफिनेशन है, लिख लो कि डिस्टेंस लर्निंग होती क्या है। अगर हम इसको एक लाइन में सब चीजों को सम अप करेंगे तो इसका मतलब क्या बनेगा। डिस्टेंस लर्निंग रेफर्स टू ऑल द टीचिंग एंड लर्निंग अरेंजमेंट इन विच द लर्नर एंड टीचर आर सेपरेटेड बाय स्पेस एंड टाइम। स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग टीचर और लर्नर अलग हो जाते हैं, लेकिन जो लर्निंग की अरेंजमेंट है वो इस तरह से की जाती है कि लर्नर तक टीचिंग जो है वो पहुंच जाए, टीचिंग की जो फैसिलिटी है वो क्या हो जाए, गिव अप हो जाए, प्रोवाइड की जा सके। इसके ऊपर ही फोकस करता है। और प्रॉपर सेल्फ स्टडी लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो लर्नर है वो अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, इसका एक अच्छा एग्जांपल इग्नू यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे प्रॉपर लर्निंग मटेरियल दिया जाता है, स्टडी मटेरियल दिया जाता है। हाँ कर लो। उसके बाद है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाई वी शुड नीड डिस्टेंस एजुकेशन, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है या ये काम क्या करती है। ये इसके चारों ऑब्जेक्टिव्स हैं डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम के। सबसे पहला है टू डेमोक्रेटाइज हायर एजुकेशन टू लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब है हायर एजुकेशन को लार्ज पॉपुलेशन तक पहुंचाना, इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इस सिस्टम का, कि हमें ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन कवर करनी है जो हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व है। हायर एजुकेशन के साथ सभी को रिलेट करना है, जोड़ना है। ठीक है, काफी सारे रीजन होते हैं कि भाई आगे पढ़ाई कंप्लीट नहीं करते हैं और पढ़ाई अनकम्प्लीट रह जाती है, तो वहां पे क्या ऑप्शन उनके पास है, लर्नर के पास, वो ओपन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग होगी कि वो घर पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये एक इनोवेटिव सिस्टम है यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन का, कि यहाँ पे एक इस तरह का सिस्टम है जहाँ इनोवेशन दी गई है, टेक्नोलॉजी से चीजें जोड़ी गई हैं, ऑनलाइन सारी चीजें दे रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स की फैसिलिटी होती है, ऑनलाइन मटेरियल की फैसिलिटी होती है, सारा का सारा सिलेबस, सारे के सारी पीडीएफ, सारा का सारा बुक कंटेंट आपकी वेबसाइट्स पर मिलता है। जो भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहां पे मिल जाता है। उनकी स्पेसिफाइड एप्लीकेशंस होती हैं जहां पे वो प्रॉपर्ली सारा मटेरियल पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मोबाइल में डाउनलोड करो और उसको कहीं पर भी बैठ के पढ़ लो। ठीक है, तो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इसने दी है लर्नर्स को पढ़ने के लिए। इसके अलावा ये क्या कर रहा है, लर्नर्स को अपग्रेड करता है, उनकी स्किल्स अपग्रेड करता है और उनको प्रॉपर क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है। क्या, डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। और फोर्थ इसमें क्या आ जाएगा, इनेबल द पीपल टू अपडेट देयर ओन नॉलेज, उनकी खुद की नॉलेज को अपडेट करने का मौका मिलेगा। थर्ड, अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, यानी अपनी स्किल, अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको बढ़ाने का मौका मिल रहा है लर्नर्स को। स्किल्स बढ़ा पा रहे हैं, उनके अंदर स्किल्स आएंगी, जितना ज्यादा वो पढ़ेंगे उतना ज्यादा उनके अंदर एक नई स्किल डेवलप होगी प्रोग्राम के दौरान, कोर्स के दौरान, एंड क्वालिफिकेशन बढ़ेगी। डिस्टेंस एजुकेशन दे कौन कौन रहा है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। क्या हुआ, फोर्थ
फोर्थ का मतलब है ये एक मौका है लोगों के लिए कि वो अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जो 10th तक पढ़े हैं, जो +2 तक पढ़े हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कैसे? डिस्टेंस एजुकेशन से, ऑनलाइन लर्निंग से। ठीक है, ओपन डिस्टेंस से वो फॉर्म अप्लाई करते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पीजी तक पहुंच जाते हैं, डबल एमए कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो रही है? डिस्टेंस एजुकेशन से। नॉलेज अपडेट हो रही है ना। हो गया ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद है किस किस तरीके की इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन का काम करती हैं। ठीक है, ये आपकी चारों कैटेगरीज हैं। नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड डिस्टेंस एजुकेशन एट स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस। ये आपकी चारों मेन कैटेगरीज है डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कि कौन कौन है जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले नेशनल लेवल पर क्या है? नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। सेकंड आपका है स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एट institutions of national importance, central university, state university, deemed to be university or state private university. उसके बाद DEI at a stand alone institution, professional association, government institutions, private institutions. ये सभी किसका पार्ट है? डिस्टेंस एजुकेशन का पार्ट है। ये सब के सब, इनमें आपको नाम याद रखने पड़ेंगे सबके। हाँ, कैटेगरीज है कि जब हम डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं तो वहां पे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन काम कर रही हैं। इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है? अपने रूल खुद बनाती है, सारा सिलेबस खुद से डिसाइड करती है। क्या ये चीजें आपने पढ़ी हुई है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नाम है इसमें सिर्फ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी होती हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, इनमें नाम ही आएंगे। ज्यादा इन डेप्थ हमें ये नहीं करते हैं, बस इनमें आपको कैटेगराइजेशन पता होना चाहिए कि डिस्टेंस एजुकेशन में कौन कौन वर्क करता है। कैटेगरीज का पता होना जरूरी है क्योंकि नाम तो बहुत सारे हैं, स्टेट लेवल पर भी काफी होंगे, सेंटर पे भी बहुत है। हो गया? इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज। इसमें 13 याद रखनी है। टोटल नंबर कितना है? 13 है। बुक में है ये, बुक में है ये।
स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 13 है आपके, विच आर सिंगल मोड इंस्टीट्यूशंस। टोटल कितनी है? 13 है। और सिंगल मोड इंस्टीट्यूशन दे प्रोवाइड एजुकेशन ओनली इन डिस्टेंस मोड। डिस्टेंस मोड में ही क्या कर रही है? एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन बुक में नाम 14 के दिए हुए हैं भाई। हाँ चलिए आपके 14 भी हो गए। 14 है। इनके तो नाम ही ध्यान में रखने हैं बस। जैसे इग्नू है, इग्नू सबसे मेन है, इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, इग्नू पर तो डिटेल में करेंगे। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना बिहार। उसके बाद यशवनाथरो चवन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, बुक में है ना ये? यस सर। सर इसमें 14 है। कोई बात नहीं। 14 ही तो है। अच्छा 14। 14 तो वो 13 क्या आपको जो आप बता रहे हैं? फिर ऐसा होगा ना कि इसमें से 13 एट प्रेजेंट वर्क कर रही हैं। टोटली 14 होंगी, लेकिन अभी प्रेजेंटली स्टडी ऊपर लिखा हुआ ना फर्स्ट लाइन में कि प्रेजेंटली 13 स्टेट यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। 14 में से वो एक कौन सी है? अब वो एक देखना पड़ेगा कि कौन सी इसमें से वर्क नहीं कर रही। वही पूछना है। हिंदी मीडियम में तो था 14 ही है। क्या ऊपर 14 ही काम कर रही है ये। 14 ही है? हाँ वो गलत है। तो ठीक कर लो इसको। 14 है। 13 का बुक में सही कर लो प्लीज, 14 कर लो। इंग्लिश मीडियम वाले कर लो बेसिक। हम देखो ठीक है, तो ये आपकी उसके बाद है कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी मैसूर कर्नाटका, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी कोलकाता, यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी चेन्नई। उसके बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। कई तो नाम स्टेट से ही है, ठीक है, तो ये ध्यान में भी रह जाता है। कृष्णा कांता हार्दिक स्टेट यूनिवर्सिटी गुवाहाटी। ठीक है, नाम ही आपको ध्यान में रहते हैं तो रख सकते हो, बाकी मेन इग्नू है हमारा। ठीक है, इग्नू पर ज्यादा फोकस करना। ठीक है, बनाओ हेडिंग इग्नू। ये नहीं होगा बुक में है, चलो मैच करते रहो। 10:30 अगर है तो अच्छी बात है, जो नहीं है वो पॉइंट ऐड करते रहो। हाँ जी, कब बनी है इग्नू? 1985। इग्नू का एस्टैब्लिशमेंट। इग्नू की फुल फॉर्म इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक, इंटेलिजेंट है। इनहांस नहीं सर याद है। चलो, ऑब्जेक्टिव क्या है? इनहांस एक्सेस एंड इक्विटी टू हायर एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन। इग्नू का पर्पस है ये, एक लाइन लिख लो, ये दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो अंडरलाइन कर लो, बुक में दिया है तो अंडरलाइन कर लो,
और अगर नहीं दिया है तो नोट कर लो। इनहांस एक्सेस एंड इक्विटी, ठीक है, कि इक्विटी सभी के पास हायर एजुकेशन पहुंचे, एक्सेस हो पाए, सभी इसका फायदा ले सके थ्रू द डिस्टेंस एजुकेशन मोड। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इग्नू इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या होता है स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब, जो अपने आप में बताओ। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? जो पार्लियामेंट बनाती है, मतलब राज्य जो एक्ट से बनी हो, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन हो, प्रॉपर एक्ट के थ्रू काम कर रही हो। स्टैट्यूटरी रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक काम करती है। अच्छा, इसका मोटो क्या है? मोटो क्या है इसका? पीपल्स यूनिवर्सिटी। इग्नू का मोटो क्या है? पीपल्स यूनिवर्सिटी। ये टैगलाइन है, ध्यान में रखनी है। पीपल्स यूनिवर्सिटी, पीपल्स यूनिवर्सिटी। इग्नू का चांसलर कौन होता है? प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट। जो भी प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट हो वो इग्नू का चांसलर होगा। ठीक है, इसके बाद 4 मिलियन स्टूडेंट्स स्टडिंग इन इट। 4 मिलियन 4 मिलियन स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। 4 मिलियन स्टूडेंट्स, ठीक है। इग्नू को बनाने में 20 मिलियन का बजट लगा था। 20 मिलियन टू फॉर्म। इसके अलावा लर्नर सेंटर, इग्नू क्या है? लर्नर सेंटर। It is an apex body to promote and maintain standard of distance education. एक apex body है जो standard of distance education maintain कर रही है। It is an apex body promote the and maintain standard of distance education. टैक्स बॉडी क्या होता है सर, ये भी बता दो। सुप्रीम, IGNOU is hosted sharp in the field of open and distance learning. Consortium on open and distance learning, ठीक है। IGNOU की तरफ से SAP के अंदर ये चीज होस्ट की गई। Consortium on open and distance learning, SACOEIL। ये लाइन लिख लो एज इट इज। ये होस्ट करती है, इग्नू होस्ट करती है इसमें। और क्या रिप्रेजेंट करती है? डिस्टेंस एजुकेशन को रिप्रेजेंट करती है साफ के अंदर। ठीक है। और इग्नू ग्लोबल मेगा यूनिवर्सिटी नेटवर्क एस्टैब्लिश कर रही है, यानी ये जो यूनिवर्सिटी है वो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। नॉट सिंगल इंडिया, ये आपकी इंटरनेशनली सब जगह पर है। इसके स्टूडेंट ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसे होते हैं। तो ये आपका GMU नेट कन्वर्ट कर रही है। ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो ये एम लिखा हुआ है GMU और नेट,
सर ऊपर ग्लोबल मेगा यूनिवर्सिटी नेटवर्क, SACODIL। ये रहा। अच्छा अच्छा, इनकी वेबसाइट का नाम क्या है? ई ज्ञान कोश, और एप्लीकेशन का नाम है इग्नू ई कंटेंट, जहां से लर्नर को स्टडी मटेरियल मिलता है, पीडीएफ्स मिलती है। ये वेबसाइट है ई ज्ञान कोश, और ये आपका एप्लीकेशन है। और मतलब कि इसमें बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, हर सब्जेक्ट का कंटेंट है इनके अंदर। जो भी इग्नू यूनिवर्सिटी कोर्सेज करवा रही है ना, हर सब्जेक्ट के स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका कंटेंट होता है, ब्लॉक वाइज, यूनिट वाइज। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी से बहुत बेस्ट कंटेंट है इग्नू का। जैसे कोई टॉपिक या टर्म ऐसा आ जाए जो ना समझ आ रहा हो, या उसका आपको टॉपिक ढूंढना हो, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो सेकंड पेपर के लिए। मास्टर स्टडी स्पेशल। हाँ, मतलब ये है ना, हमारे पास जो केयू के वाली है ना, उसमें कंटेंट कम होता है, केयू के जो बुक्स है इसमें काफी अच्छा कंटेंट है। नेक्स्ट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन निकालो, बुक में ही है प्रोफेशन। क्या होता है प्रोफेशन? प्रोफेशन से क्या समझ आता है? फील्ड में काम करने से आप एक्सपर्ट होना। जैसे लॉयर है, डॉक्टर है, प्रोफेशनल्स होने के लिए क्या सबसे बेसिक नीड है? कोड ऑफ कंडक्ट। और बताओ क्या क्या चीजें हैं जो प्रोफेशंस के लिए इम्पोर्टेंट होती है? स्टार्ट कहाँ से होता है प्रोफेशनलिज्म? कैसे ये डिसाइड होता है कि मुझे तो यही प्रोफेशन करना है? कैसे होता है ये डिसाइड? बेस क्या होता है? स्टडी, आपकी क्वालिफिकेशन। ठीक है, मास्टर डिग्री सबसे मेन, मास्टर डिग्री होती है, उससे पता लग जाता है कि प्रोफेशन चुना क्या है। ठीक है, ग्रेजुएशन में हो सकता है कि भी हम चीजें अलग कर लें, बट पीजी का जो होता है ना, वो पहले से डिसाइडेड होता है कि किस फील्ड में जाना है, वो रास्ता देता है, प्रोफेशन बनाता है। अलग अलग प्रोफेशन है, टीचिंग का हो गया, मेडिकल का हुआ, लॉ का हुआ। ठीक है, और इन सभी प्रोफेशंस को अलग अलग बॉडीज क्या कर रही है? रेगुलेट कर रही है। ठीक है, प्रोफेशन इज, क्या है प्रोफेशन? प्रोफेशन इज ए vocation founded upon specialized educational training, the purpose of which is to supply counsel and service to others। क्या है ये? कि भाई एक प्रोफेशन जो है एक एजुकेशनल ट्रेनिंग की तरह होता है, जिसका पर्पस होता है लोगों को काउंसिल करना, दूसरों को इंस्ट्रक्ट करना, दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, प्रोफेशनल व्यक्ति हमेशा यही काम करेगा। फॉर ए डायरेक्ट एंड डेफिनेट कंपनसेशन, और इसके बदले में क्या रिसीव करता है? कंपनसेशन रिसीव करता है। अगर कोई बीमार हुआ तो किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास। उसे पता है कि डॉक्टर को नॉलेज है, उनके पास डिग्रीज हैं, राइट, और उसके बदले में वो क्या करता है? कंपनसेशन चार्ज करेगा, फीस चार्ज करेगा। तो इसलिए प्रोफेशनल में ये चीज आती है। लेकिन क्या उसको वो डिग्री ऐसे मिली होगी? उसने पहले पढ़ा है ना, प्रॉपर एजुकेशनल ट्रेनिंग ली है, उसका जो कोर्स है वो किसका पार्ट हुआ? एजुकेशनल ट्रेनिंग का, कि उसने पढ़ा,
उसने डिग्री हासिल करी, उसके बाद उसने सर्विस देना शुरू किया है। wholly apart from expectation of other business gain, ठीक है। कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एक्सपेक्टेशन पर काम नहीं होता कि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे बिजनेस गेन की तरह नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ सर्विंग का इसमें मेन मोटो होता है। उसके बाद यहाँ पे आपके कुछ बॉडीज हैं, इनके नाम याद करने हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है इनके शॉर्ट फॉर्म से, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको लिख देगा MCI, ठीक है। इनको ऐसे नोट करना है, MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी DCI, इंडिया नर्सिंग काउंसिल INC, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर COA, बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI, ठीक है। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी CCOH, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन CCOIM, और वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया VCI, ठीक है। ये फुल फॉर्म्स है, मैथ द फॉलोइंग में आती हैं, और आपका काम है इनके वो डेट याद करना, इनकी डेट्स भी लिखनी है, ठीक है, सबकी ढूंढ के सर्च करके। यहाँ पे ये साइड में लिख लेना कि भाई ये आया कब है, MCI कब से काम कर रही है, DCI कब से काम कर रही है। मैथ द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है, इसका इंपॉर्टेंट है ये, इन डेप्थ नहीं आता, लेकिन फुल फॉर्म से और डेट से क्वेश्चन आएगा। तो मैथ्स के लिए इसको अच्छे से कर लेना है, इनके नाम और इनकी डेट्स। और ये कंप्लीट लिस्ट आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कौन सा किस फील्ड में काम कर रहे हैं, है ना। प्रोफेशनल्स है, ये सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो नाम से क्लियर हो रहा है कि भाई कौन सी फील्ड में काम करता है। मैनेजमेंट का तो नाम है क्या मैनेजमेंट, वो नहीं आएंगे। मैनेजमेंट वो अलग पार्ट है, वो टेक्निकल का पार्ट है, ये प्रोफेशनल एजुकेशन है, वो अलग है, आगे आएगा अभी। जब हो जाए बता देना। क्या डेट इनकी याद से लिख लेना, क्योंकि मैथ्स में पक्का क्वेश्चन आता है इसका, बार बार रिपीट होता है PYQs में, तो अच्छे से कर लो इसको। हो गया। डन, लिखेंगे सभी नाम। उसके बाद आएगा टेक्निकल एजुकेशन।
टेक्निकल एजुकेशन, बुक में देखो दिया होगा। टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन कौन रेगुलेट करता है? बताओ। हाँ जी, एमबीए। हाँ नहीं AICTE AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यूजीसी से अलग है ये। टेक्निकल एजुकेशन अलग है ये बॉडी, तो इसका रेगुलेशन भी अलग से हो रहा है। फिर एमबीए क्या करता है सर? एमबीए ब्यूरो है ना वो तो। एक्रेडिटेशन क्या होती है? क्रेडिट देना, मार्किंग देना, असेसमेंट करना, रैंकिंग देना। टेक्निकल एजुकेशन क्या होती है? टेक्निकल एजुकेशन impart knowledge of a specific trade, craft or profession. It can meet the increasing demands of expanding society and it is multiplying demand and development. टेक्निकल एजुकेशन क्या है? स्पेसिफिक ट्रेड या स्पेसिफिक क्राफ्ट से रिलेटेड किसी की नॉलेज होती है। It can meet the increasing demand of expanding society. टेक्निकल जो है वो प्रोफेशनल का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है, ठीक है। ये जो टेक्निकल एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं ये प्रोफेशनलिज्म का, जो प्रोफेशनल एजुकेशन की हम बात कर रहे थे उसका एक हिस्सा है, पार्ट है, ठीक है। मोटो क्या है? टू ट्रेन आवर स्टूडेंट्स प्रोफेशनल इन रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ टाइम, आवर एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी reorganized to give it necessary practical and technical bias. यानी लर्नर्स को प्रॉपरली क्या दे रहा है? टाइम दे रहा है कि वो क्या करे, अपनी टेक्निकल स्किल्स को, प्रैक्टिकल स्किल्स को इंक्रीज करे, ठीक है। इस वजह से टेक्निकल एजुकेशन को क्या किया गया है? शुरू किया गया है। टेक्निकल एजुकेशन में जो AICTE है ना, इसको देती होगी NB एक्रेडिटेशन, NB एक्रेडिटेशन देती होगी AICTE टेक्निकल एजुकेशन। वो तो सबको ही देगी ना एक्रेडिटेशन। एक्रेडिटेशन तो उसको हर एक इंस्टीट्यूट को देना पड़ेगा। टेक्निकल कोर्स भी लिखो है सर इसके अंदर। टेक्निकल कोर्स को देती होगी NB। कोई बात नहीं सर, यहाँ पे लिखा हुआ देखो ये लाइन NBA वाली, लास्ट लाइन पढ़ना। The government of India is also very keen for universal recognition of our education system, and because of that, all the universities are trying hard to get the NBA accreditation. तो AICTE AICTE करवा देना। उसके बाद करवा नहीं मैम करा रखा है। बताने का एक बार दोबारा एक बार बताना AICTE का सीमा का NBA ये एग्रीकल्चर NBA ये पूछ रही ए भी खाओ तो इसको देती है एक्रेडिटेशन AICTE। कौन एग्रीकल्चर वो थोड़ी देगी NBA टेक्निकल को देती है। हां टेक्निकल देती है ना, NBA को बनाया AICTE के द्वारा। हां AICTE को देती है NB एक्रेडिटेशन। हाँ रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट क्या हाँ वो क्या होता है भी दे रही है ये क्या कराएगा ये तो AICTE तो है हाँ। ऑल इंडिया छोड़ दे तो NB देती है। खुद भी बोल दिया करो कि वो रखा है हमारा। बता दिया चलो ठीक है। कैमरा ऑफ करके